नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट एक्ट्स की वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके कि 3 वीडियो आ चुके हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा चार्टर्ड एक्ट 1813। इस वीडियो में हम चार्टर्ड एक्ट 1833 के बारे में बात करेंगे और आशा करता हूँ कि इस एक्ट को देखने के बाद, इस एक्ट को पढ़ने के बाद आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट में जो पहला प्रावधान किया गया था वह यह था कि चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। इससे पहले जो हमने चार्टर एक्ट 1813 पढ़ा था उसमें यह कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन के साथ बना रहेगा और बाकी जितने भी व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उन पर उसका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ वाला व्यापार भी उनका समाप्त कर दिया गया। अगला जो प्रावधान इस एक्ट में था कि जो भारतीय प्रदेशों और जो राजस्व था उस पर जो कंपनी के अधिकार हुआ करता था वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कि मतलब अब भारतीय प्रदेश और राजस्व पर कंपनी का अधिकार 20 वर्षों तक और रहेगा। पर लेकिन यह निश्चित कर दिया गया था कि जो भारतीय प्रदेशों का प्रशासन था वो ब्रिटिश सम्राट के नाम पर किया जाएगा। अगला जो प्रावधान इसमें था कि जो ब्रिटिश व्यक्ति थे वो बिना अनुमति पत्र के भारत में आने व रहने की आज्ञा उनको दे दी गई थी। मतलब जो ब्रिटिश व्यक्ति थे वो बिना अनुमति पत्र के भारत में आ सकते थे और यहाँ रह सकते थे। अगला प्रावधान जो इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये है कि भारत में सरकार का जो वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक रूप था उसका केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो भारतीय संविधान है वो केंद्रीयकरण की तरफ झुक जाता है। मतलब राष्ट्रपति सारे डिसीजन लेने लगता है। ठीक उसी प्रकार इस एक्ट में जो विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक रूप था उसका केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। जो पहला प्रयास था उसमें यह था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को नागरिक, फौजदारी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था, निर्देशन का अधिकार दे दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल नागरिक और फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था और निर्देशन का अधिकार उसको प्राप्त हो गया था। अगला जो प्रयास था वो था कि जो सभी अधिकृत प्रदेश थे वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। जैसे कि बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, जितने भी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र थे वो सारे गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। दूसरा जो प्रयास था इसमें ये था जो कर था वो गवर्नर जनरल की आज्ञा से लिया जाएगा और उसका व्यय करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही था। मतलब जो जो कर वो लोगों से वसूलते थे वो गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही वसूला जाएगा और जो वसूला गया कर था उसका जो व्यय किया जाएगा वो भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही किया जाएगा। अगला प्रयास इसमें यह था कि गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। तो इन पांचों फैक्टों से हमें यह पता चलता है कि जो जो यह एक्ट था इसने केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया था। अब जो इस एक्ट का अन्य प्रावधान है कि उसमें यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक छोटा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। मतलब एक सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। जैसे कि हमने देखा था कि 1773 में गवर्नर जनरल के लिए
एक परिषद का गठन किया गया था जिसकी सदस्य संख्या 4 थी। लेकिन 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी और इस एक्ट में फिर से इसकी संख्या 4 कर दी गई। और जो जो प्रथम विधि विशेषज्ञ थे वो थे मैकाले। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इससे संबंधित था कि वो है कि इस एक्ट के आधार पर एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। अब इस विधि आयोग का काम था कि भारतीय कानून को संचालित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की प्रयास करना। यानी कि विधि आयोग का काम क्या था कि वो कानूनों को संचालित करे, उनको एक पैटर्न में रखे और उनमें जो सुधार होने की गुंजाइश है उन पर कार्य करे। अगला जो प्रावधान था इस एक्ट का वो यह है कि कंपनी प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर वंचित नहीं करेगी जिस पद के लिए वह योग्य है। अगर वह किसी पद के लिए योग्य है तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वह उसके धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर इस बात के आधार पर उसको वंचित नहीं किएगी। लेकिन जो यह व्यवस्था थी यह केवल कागजों तक ही सीमित रह गई। अगला प्रावधान इस एक्ट का यह था कि जो भारत में दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको चार्टर्ड एक्ट 1833 समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।